अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो और जानिए आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका विश्लेषण, जिन पर चर्चा होनी है। पहली खबर खरीफ से जुड़ी है। सरकार की तरफ से ताजा बयान आया, उम्मीद जताई गई कि हां इस बार खरीफ में बम्पर फसल होगी, ऐसी उम्मीद है। क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ भीतर है इस अनुमान के, ये जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाले ग्लिचेस की। इसके लिए नियम बदल रहा है सेबी। क्या कुछ नियम बदले जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये जानेंगे। तीसरी खबर, देश के बड़े औद्योगिक घराने से अदानी समूह अपने कर्ज को हल्का कर रहा है। कल हम बात कर रहे थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की और आज देश का एक बड़ा घराना कह रहा है कि हम कर्ज, हमारे ऊपर जो कर्ज है हमारी बैलेंस शीट में, उसको कम करेंगे। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, ये जानेंगे। क्या कुछ तैयारी है, ये जानेंगे। एल्यूमिनियम की कीमतों में जोरदार तेजी है। इस तेजी के पीछे क्या है? इस तेजी के पीछे चीन है। क्या कर रहा है चीन, ये समझने की जरूरत है। ये इस पर चर्चा करेंगे। फिर भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है, कभी गर्म कभी नरम, इस पर चर्चा करेंगे कि अब क्या संभावना बनती दिख रही है, क्या कुछ हुआ बीते 24 घंटों में। और इसके बाद सोना ऊंचाई पर, डॉलर में गिरावट, क्या है बड़ी अंदरूनी भीतरी वजह। और इस खबर के सहारे आपको देनी है एक बड़ी खास इंफॉर्मेशन, एक बड़ी रोचक जानकारी, बड़े काम की खबर। तो कान लगाकर सुनिएगा, क्या है ये काम की खबर और क्यों आपको इस खबर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। गोल्ड की खबर के सहारे ही ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहली खबर खरीफ फसलों के उत्पादन से जुड़ी। केंद्र सरकार ने इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए जो लक्ष्य रखा है, असल में उत्पादन उससे ज्यादा हो सकता है। जी हां, केंद्रीय कृषि आयुक्त के मुताबिक इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन का लक्ष्य 17.14 करोड़ टन रखा गया था। यानी कि 17 करोड़ टन अनाज पैदा होगा खरीफ की सीजन में, टोटल फसलें जिसमें धान है, मक्का है, सब। लेकिन अब अनुमान यह है कि इससे ज़्यादा उत्पादन होगा। धान और मक्का की बुआई बढ़ने और मौसम फसल के अनुकूल होने से उत्पादन लक्ष्य से ज़्यादा होने की संभावना है। कृषि आयुक्त के मुताबिक तिलहन और दलहन की बुआई में आई कमी के बावजूद बेहतर मौसम की वजह से पैदावार बढ़ सकती है। सर, कैसे समझें इस बयान को? अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उत्पादन कितना बढ़ेगा। हालांकि जो बुआई का रकबा हमें मिल रहा है वो पिछले साल से ज़्यादा है। 109.5 मिलियन हेक्टेयर था, 110 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। सबसे ज़्यादा चिंता और सवाल है, उत्सुकता जिन तीन फसलों को लेकर है वो दलहन, तिलहन और कपास हैं। इनकी बुआई के रकबे में भी कमी दिखाई दी है। जो लेट रेन हुई है उसके बाद एक बड़े हिस्से में बाढ़ की स्थिति है। धान की उपज को लेकर भी थोड़ी चिंता है, लेकिन चूंकि उड़ीसा और झारखंड से धान की पैदावार बेहतर है, तो अगर पंजाब से धान की फसल पर कोई असर पड़ भी रहा होगा तो वहां से शायद संतुलित हो जाएगा। पर जो तीन प्रमुख फसलें हैं, तिलहन, दलहन और कपास, इन्हें लेकर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक इस उत्पादन के आंकड़े की भविष्यवाणी को थोड़ा संभल कर देखना होगा, क्योंकि अलग अलग फसलों की परिस्थिति ही बाजार में महंगाई को प्रभावित करती है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर टेक्निकल ग्लिच से जुड़े नियमों को बदलने जा रही है। सेबी ने इस प्रस्ताव को लेकर बड़ी चर्चा है। सेबी के इस प्रस्ताव को लेकर, इस बदलाव को जो प्रस्ताव दिया है सेबी ने, उसमें यह कहा गया है कि यह स्पष्ट होगा कि टेक्निकल ग्लिच है क्या, इसकी परिभाषा तय हो। साथ ही इन गड़बड़ियों को पहचान और उनकी रिपोर्टिंग का समय तय होगा कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो इतने समय में आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ब्रोकर्स को उन मामलों में जवाबदेह ठहराया जाएगा जब प्लेटफॉर्म की असफलता से ट्रेडिंग बाधित हुई और ब्रोकर्स को नुकसान हुआ। यह नियम उन ब्रोकरों पर लागू होगा जो 10,000 से अधिक ग्राहक अपने साथ जोड़े हुए हैं। सर, क्या करने जा रहा है सेबी? यह मामला थोड़ा महत्वपूर्ण है और सेबी का जो चर्चा पत्र है वो समझना जरूरी है। खासतौर से जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम करना होता है। एक प्लेटफॉर्म वो जो उन्हें मिला है, यानी वो किसी ब्रोकरेज के, किसी ऐप के या किसी ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म के हिस्से के ग्राहक के तौर पर ट्रेड करते हैं, और दूसरा वो जो स्टॉक एक्सचेंज का नेटवर्क है। अक्सर ये शिकायतें सेबी के पास गई हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज के ऐप्स
तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर ट्रेड रेगुलेट नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं और उस टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नुकसान होता है। तो ये पूरी स्थिति काफ़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। सेबी का ये प्रस्ताव जो पत्र आया है ये इस पूरी व्यवस्था को स्पष्ट करेगा, टेक्निकल ग्लिच किसकी साइड में है और उस साइड का और उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा इसे भी निर्धारित करेगा। और खासतौर से ये जो जिनके पास बड़ा क्लाइंट बेस है उन क्लाइंट बेस वाले ब्रोकरेजेस के लिए नियमों को स्पष्ट करेगा। सरकार लगभग आधा दर्जन सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है। विनिवेश सचिव अरुणेश चावला के मुताबिक कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक बेचा जाएगा। जिन कंपनियों में यह हिस्सा बिक्री होगी उनमें यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक हैं। इसके अलावा कुछ और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जिनमें मिनिमम स्टेक होल्ड, थोड़ा सा माइनॉरिटी स्टेक बेचा जाएगा। सर, इस समय कंपनियों को बेचने की सुध सरकार को क्यों आई? क्या इसके पीछे आपको लगता है कोई और वजह भी हैं? कोई नाम तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम 2 साल से सुनते चले आ रहे हैं। ये सरकारी बैंक है जिन्हें बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश चल रही है, अभी तक नहीं हो पाई। ये संकेत है कि ओएनजीसी और एनएचपीसी की जो 2 छोटी आर्म्स हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की, इन्हें बेचा जा सकता है। पर इसके पीछे आपको राजकोषीय दबाव दिखते हैं क्योंकि जीएसटी में कटौती हुई है। 1 लाख करोड़ के आसपास के राजस्व का नुकसान सरकार को अगले 6 महीनों में होगा, ऐसा शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार को वापस विनिवेश की तरफ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सेल की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी ये समय बीत गया है, कोई बड़ा विनिवेश इस वित्त वर्ष में नहीं हुआ है। पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जो लक्ष्य रखा था उसकी भरपाई मुश्किल है। तो ये कोशिश ये है कि किसी तरह से कुछ छोटी कंपनियों को स्ट्रेटेजिक सेल में, ऑफर फॉर सेल में हिस्सेदारी बेची जाए शेयर बाजार में और उसके जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाकर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है उसे संतुलित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आरबीआई को के डिविडेंड पर सरकार की निर्भरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से अगले 6 महीनों में हमें विनिवेश के मोर्चे पर सरकारी कंपनियों की स्टेक सेल के मोर्चे पर थोड़ी सक्रियता बनती दिखेगी, जैसा संकेत इस बयान से मिल रहा है। सीबीआईसी ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कट के पहले और बाद में सामान और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करें। क्या वाकई फायदा ये पहुंचा ग्राहकों तक या नहीं? मकसद यही है कि जीएसटी में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। अगर व्यवसायी कीमत नहीं घटाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। 22 सितंबर से लागू नई जीएसटी दरों के बाद ये निगरानी 6 महीने चलेगी। सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालयों और ट्रेड एसोसिएशन के साथ डेटा जमा कराएगा। सर, किन चीजों की निगरानी होगी? आपको क्या लगता है, कैसे तय किया जाएगा? निगरानी तो जरूरी है, पर निगरानी किसकी होगी, कंपनियों की या व्यापारियों की, स्पष्ट नहीं है क्योंकि कीमतें तो कंपनियों को घटानी है। और दूसरा, ये ऐसी सारी परिस्थितियों में इंस्पेक्टर राज का खतरा बढ़ जाता है जब भी ये निगरानी जैसी चीजें लागू की जाती हैं। सरकार की दुविधा समझी जा सकती है। जीएसटी में कटौती हुई है, प्रॉफिटेरिंग का रिस्क है, कंपनियां अपने पैकेजिंग में बदलाव करके तमाम तरीकों से अपनी लागत, अपने टैक्स की इस कटौती को कम से कम पास ऑन करने की कोशिश करेंगी। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्पष्ट ऐसा मैकेनिज्म जीएसटी प्रशासन के पास नहीं है जो ये जांच सके कि लेटर एंड स्पिरिट में जितनी रियायत दी गई उतनी रियायत पास ऑन की गई। जो कंपनियां घोषित कर रही हैं उसी से आप जान सकते हैं। इसे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने घोषित किया और दिखता है कि उनको जो कटौती मिली वो कटौती किसी स्तर पर पास ऑन की गई, तात्कालिक तौर पर तो की ही गई है। 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी क्योंकि अभी तो तुरंत कटौती आई है। कंपनियों ने का जो पुराना सामान है वो थोड़ा सस्ता बिकेगा और फिलहाल अभी नए बैच का जब उत्पादन शुरू होगा जीएसटी लागू होने के बाद, तब ज़्यादा बड़ी चुनौती आएगी कि क्या कंपनियों ने वास्तव में उस बैच पर कटौती लागू की है या उसमें कहीं ग्रामेज बढ़ा दिया है, कहीं पैकेजिंग में चेंज कर दी है, और तब हमें समझ में आएगा कि इसका असर क्या हुआ। सरकार ने वेदांता की एक याचिका खारिज की। ये याचिका वो याचिका थी जिसमें वेदांता ने सरकारी ऑयल ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन मांगा था, जिसमें कि हमको और काम करने दिया जाए। सरकार ने ओएनजीसी को स्थायी रूप से उस ब्लॉक का कंट्रोल देने का आदेश भी दे दिया है। इस ब्लॉक में वेदांता के पास 40% हिस्सा है, ओएनजीसी के पास 50% और टाटा पेट्रोडाइन के पास 10% हिस्सेदारी थी। ब्लॉक काफ़ी बड़ा था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 3400 बैरल तेल और 3,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होती थी। सरकार कह रही है कि यह कदम सार्वजनिक हित और पेट्रोलियम भंडार की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। यह नियंत्रण अस्थायी है। जब तक ब्लॉक नए पक्ष को आवंटित नहीं हो जाता तब तक ओएनजीसी के पास ही रहेगा। सर, क्या मामला है पूरा और क्यों नहीं दिया सरकार ने एक्सटेंशन? क्या वजह है इसके पीछे?
ये भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में अपनी तरह का पहला मामला है और बेहद सनसनीखेज मामला है। सरकार ने आमतौर पर ऐसे कदम इससे पहले कभी नहीं उठाए। ये पहला इंस्टांस है जब ऑयल सेक्टर में NELP के तहत, जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, उसके तहत किसी कंपनी को लाइसेंस मिला था और उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद उससे उस ब्लॉक की हिस्सेदारी अपने नियंत्रण में ले ली गई है। ये अपने तरीके का पहला मामला है और ये डिस्प्यूट है। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि वेदांता शायद दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी, इस मामले को अदालत में चुनौती देगी। सरकार ने इसमें खासी सख्ती दिखाई है। पूरा मामला जैसा 3000 बैरल से ऊपर के तेल के उत्पादन का था, 40% का स्टेक था। वेदांता के हालांकि राजस्व में, रिसोर्स में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। वेदांता के टोटल ऑयल प्रोडक्शन में ये जो ऑयल ब्लॉक है, ये ऑयल ब्लॉक कैम्बे बेसिन का है गुजरात में, जिसमें 2 ब्लॉक्स आते हैं कैम्बे बेसिन के, जिन्हें इस दायरे में शामिल किया गया है, जिन पर ये रोक लगाई गई है। लेकिन सरकार की तरफ से ये इस मामले में आगे बढ़कर एक बड़ी सख्ती करने का संकेत दिया गया है और ONGC पर इस ब्लॉक का नियंत्रण दे दिया गया है। मामला कानूनी उसमें जाएगा, लीगल डिस्प्यूट जरूर होगा। सरकार का यह कहना है कि वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन के लिए जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरीके का फैसला कर रही है। अगर ये ब्लॉक वेदांता रिन्यू नहीं कराती है, जिसकी गुंजाइश शायद सीमित है क्योंकि 2 बार शायद सरकार ने नोटिस दी थी, तो फिर इस ब्लॉक को वापस नई कंपनियों के उत्पादन के लिए आवंटित किया जाएगा, लाइसेंस के लिए। चूंकि ब्लॉक लाइव है, इससे तेल निकल रहा है, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक इसमें रुचि लेंगे। अदानी ग्रुप अगले 5 वर्षों में अपनी देनदारी कम करने की योजना बना रही है। कंपनी के CFO जुगेश इंदर सिंह ने कहा है कि 2027 तक विदेशों से कोई बॉन्ड इशू नहीं करा जाएगा, विदेश में पैसा लेने अदानी ग्रुप नहीं जाएगा। इस बीच ग्रुप घरेलू बाजार में पूंजी जुटाएगा, घरेलू बाजार पर भरोसा करेगा। नंबर 1 ये आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप का नेट डेट टू EBITDA रेशियो जो था वो 2.63 पर आ गया, जो 2022 में 3.81 हुआ करता था। ग्रुप ने निवेशकों के दबाव और कॉन्फिडेंस में सुधार के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि भारी पूंजी खर्च में संतुलन बनाए रखना ग्रुप के लिए अभी चुनौती होगी। सर, क्या लगता है आपको, क्या तैयारी है अदानी ग्रुप की? आंकड़ा दिलचस्प है। नेट एबिटा रेशियो कम हुआ पर कुल डेट बढ़ गया है अडानी समूह का। चूंकि एबिटा बढ़ा तो इसलिए डेट में कमी दिख रही है। जो नेट डेट है वो 2.37 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 3-7 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। पर पिछले 2 साल के जो तजुर्बे रहे हैं अडानी समूह के लिए गौतम अडानी ने अपने कर्मचारियों के लिए भी संदेश दिया और जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बता रही हैं कि पिछले 2 साल के जो तजुर्बे हिंडनबर्ग और उसके बाद डेट को लेकर रहे हैं, उसने काफी कुछ चीजें कंपनी के अंदर बदली हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता के बड़े दबाव हैं, विदेशी बाजारों में तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। इसलिए यह सैद्धांतिक रूप से एक बड़ा फैसला है कि अडानी समूह बाहर के बाजारों से कर्ज नहीं चुकाएगा। रुपी डेट अभी भी भारतीय बाजार में हाल फिलहाल में ही इशू हुआ था, जिससे तत्काल समर्थन मिला था। दूसरी चीज यह है कि इस तरीके के भी संकेत हैं कि कंपनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर कर्ज पर अपनी निर्भरता सीमित करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह ताकि खर्च को भी नियंत्रित किया जा सके और कर्ज पर ब्याज की देनदारी कम की जा सके। इस समय रणनीति इसलिए ज़्यादा फायदेमंद और उपयुक्त है कि एक तो भारतीय बाजार में ब्याज दरें खासी कम है, बराबर RBI ब्याज दरों में कमी कर रहा है, 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो गई है, तो सस्ता कर्ज भी बाजार में मिल सकता है। दूसरा ये कि सरकार एक नई स्कीम पर काम कर रही है बैंकों के साथ, जिसमें निजी कंपनियों को एक बैंक से मिलने वाले जो अधिकतम कर्ज की सीमा है वो भी बढ़ाई जा रही है। अडानी समूह के पास ज़्यादातर परियोजनाएं कैपिटल इंटेंसिव हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, खासी लंबे समय की परियोजनाएं हैं और उन्हें कर्ज की ज़रूरत है। ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई घटी और मांग बढ़ी, इस वजह से कीमतें तेज हो गईं। दुनिया भर में एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने ओवर सप्लाई को लेकर उत्पादन पर कैपिंग का जो लक्ष्य रखा था वह पूरा होने के करीब है। 2017 में शुरू हुए चीन के इस कदम से एल्यूमिनियम की वैश्विक सप्लाई घटी है, जिस वजह से कीमतों में तेजी है। सर, कीमतों में तेजी में चीन किस तरह से शामिल है, कितना शामिल है, क्या माना जाए?
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी और मंदी के बीच एक ऐसी मेटल है जो इस तरह चमक रही है, इसमें इतनी तपिश दिखाई दे रही है। एलएमई पर, लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमिनियम की कीमत 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मांग में कमी दिख रही है टैरिफ के असर के कारण। चीन और बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती, और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है और उसने 45 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता तय की थी, जो अब अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। चूंकि ये सीमा पर्यावरण और बाजार के नियंत्रण के लिए लागू थी, क्योंकि एल्युमिनियम के उत्पादन से पर्यावरण को प्रदूषण होता था और जो उस वजह से इस सीमा को के भीतर ही उत्पादन रखना जरूरी था। चीन दुनिया का 55% एल्युमिनियम उत्पादित करता है और अब ये सीमा पूरी हो जाने के बाद और पुराने संयंत्रों को बदलने की भी एक नई व्यवस्था है चीन में कि पुराने संयंत्र जब प्रदूषण करने लगते हैं तो उनको हटाया जाता है, उनको मिला लिया जाए, तो चीन में अब उत्पादन बढ़ने की संभावना नहीं है। हालांकि चीन में भीतरी मांग कमजोर है, प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड टूटी हुई है, लेकिन इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति में कमी दिखाई दे रही है। पश्चिमी अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद जो रूस का एल्युमिनियम है वो यूरोप के बाजार से बाहर निकल गया है। चीन ने इसका 30% के आसपास इंपोर्ट किया था, तो यूरोप के बाजारों में भी चीन में भी अब स्टॉक्स कम दिखाई दे रहे हैं, एल्युमिनियम की आपूर्ति भी सीमित दिखाई दे रही है। और इसी वजह से हमें अमेरिका एलएमई पर, लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमिनियम की कीमत में तेजी दिखाई दी। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के टैरिफ हैं, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के टैक्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ मिलकर पूरी दुनिया में एल्युमिनियम की सप्लाई चेन को में उथल पुथल पैदा कर रही है, जिस वजह से एल्युमिनियम में बड़ी महंगाई या महंगाई का बड़ा रुख बनता दिख रहा है। अगर स्टॉक बढ़ता है तभी कीमतों में तेजी कम होगी, लेकिन चीन फिलहाल अपना उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बाजार ये मान रहा है कि एल्युमिनियम में आ रही है महंगाई थोड़ी लंबी और टिकाऊ हो सकती है। तो सर, कौन से उद्योग प्रभावित होंगे इस महंगाई से? भारत पर क्या असर होगा? एल्युमिनियम बहुत महत्वपूर्ण मेटल है। जैसे ऑटोमोबाइल को देख लीजिए, एल्युमिनियम की कीमत में करीब अगर $200 पर टन की वृद्धि होती है तो सामान्य वाहनों की लागत 150 से $250 तक बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत भी 450 से $700 तक बढ़ जाती है। कंपनियां कीमतें बढ़ाएंगी, रिसाइकलिंग पर ध्यान देंगी या डिजाइन में बदलाव करेंगी। पैकेजिंग में एल्युमिनियम का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इस्तेमाल है ऑटोमोबाइल के बाद। पैकेजिंग के लिए जो एल्युमिनियम फाइल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ने की संभावना है 2-3 महीनों में, जिससे पेय और खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। या तो कंपनियां छूट कम करेंगी या कीमतें बढ़ाएंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, 10% के आसपास की बड़े प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने की संभावना है। ग्रीन एल्युमिनियम जो कि पर्यावरण नियमों के तहत बनाया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण कम होता है, उसकी कीमत तो और ज़्यादा तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रिड के लिए और बाकी प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट्स के लिए भी एल्युमिनियम की डिमांड है। तो ये वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हमें इसकी बढ़ोतरी दिखाई देगी। भारत में जैसे ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग और फूड प्रोडक्ट्स में आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, और ये वो काउंटर वेट है जो जीएसटी की कटौती को प्रभावित कर सकता है। यानी जीएसटी में जो कमी है दिख रही है वो एल्युमिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बराबर हो सकती है। तो इसलिए एल्युमिनियम की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर अगले 2-3 महीनों में आता हमें दिखाई देगा। भारतीय बाजार में भी एल्युमिनियम की कीमत करीब सितंबर में 1.75% के आसपास बढ़ी है। घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा में कीमतों में ने $3795 प्रति औंस की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। घरेलू बाजार में भी सोने का भाव 1.13 यानी कि 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। दुनिया भर में निवेश मांग बढ़ने, डॉलर में आई नरमी और केंद्रीय बैंकों की खरीद की वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही। सर, ये तो सब बड़े नॉर्मल से कारण है कि गोल्ड कमजोर हो रहा है तो सोना बढ़ रहा है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, ईटीएफ में हिस्सेदारी बढ़ रही है, ये तो हम देखते चले आ रहे हैं। क्या कुछ और अंदरूनी भीतरी वजह भी हैं जो इस सोने की तेजी को हवा दे रही हैं? सोने की तेजी अब जिस स्थिति में है वो केवल बड़े टॉप लाइन फैक्टर्स की वजह से ड्राइव नहीं हो रही है। हमें भी पता है लंबे समय से कि बैंक खरीद रहे हैं, ईटीएफ की डिमांड है, डॉलर की कमजोरी हमेशा सोने को में बढ़त देती है। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें कम करने के बाद भी सोने में जो तेजी वापस लौटी, उसने दुनिया के बाजारों को अब कुछ और फैक्टर समझने के लिए मजबूर किया है, जो शायद हिडन हैं, अंदर से नहीं दिखते, पर वो ज़्यादा मजबूत हैं और जो सोने की तेजी को सीजनल या
जो तात्कालिक फैक्टर्स हैं उनसे निकाल कर स्ट्रक्चरल बनाते हैं और उन कारणों को हम भीतर से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ सकें कि सोने में तेजी के जो सेंटीमेंट हैं और जो बड़े आंकलन आ रहे हैं वो सिर्फ इस पर आधारित नहीं है कि बैंक सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय बैंक केवल सोना खरीद ही नहीं रहे हैं, वो अपने सोने को अमेरिका और यूरोप की जो डिपॉजिटरीज हैं, जो जहां रखा हुआ है वहां से अपने पास ला रहे हैं। और इस वजह से पश्चिमी बैंकों के पास जो सोने का स्टॉक है, जो उसे संभालते हैं किसी के किराए पर, वो भी उस पर निर्भरता कम हो रहा है। इसे रूस और चीन जैसे कुछ देशों ने इस सोने को शिफ्ट किया है। दूसरा ये कि 2023 के आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना जरूरी है और क्यों सोने में इतनी तेजी आ रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2023 के बाद सोने का उपयोग एनर्जी और आर्म्स की डील्स में भुगतान के तौर पर होने लगा है। अफ्रीका के कई तेल उत्पादक देशों ने सोने में भुगतान लेना शुरू किया और सोने में भुगतान देना शुरू किया है। तो गोल्ड जो कभी बाहर हो चुका था मेन स्ट्रीम करेंसी से, वो कहीं ना कहीं बड़े सौदों में अब भीतर आता दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोना स्विफ्ट और डॉलर सिस्टम से बाहर होता है, बाहर निकल जाता है, तो उस वजह से जो व्यापार के विवाद हैं उन बीच में सारे लेन देन सोने में होने लगते हैं। गहनों की मांग कम हुई है। ईटीएफ और केंद्रीय बैंक डिजिटल सोने के प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आमतौर पर सोना और डॉलर एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, लेकिन 2025 में हमने देखा कि सोना तब भी बढ़ा जब डॉलर में मजबूती आई। ये दिखाता है कि सोने की कीमतें अब साइक्लिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल हैं। डॉलर की कीमतों में मजबूती के बाद भी सोना मजबूत रहता है। ये पिछले हफ्ते में हमें खास तौर पर दिखाई दिया जब फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती आई, डॉलर में थोड़ी मजबूती दिखी, उसके बाद भी सोने को हमने $3700 से ऊपर निकलते देखा है। और महत्वपूर्ण बात है कि 1944 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया गया था, तब से पहली बार ऐसा है जब पूरी दुनिया में सोने के भंडार जीडीपी के रेशियो के तौर पर बढ़ रहे हैं। यानी हर देश के जीडीपी की तुलना में उनके देश के सोने के भंडारों में बढ़ोतरी हुई है। वो उनके केंद्रीय बैंकों ने भी किया और बाकी भी लोग बाकी भी जो अलग अलग पक्ष हैं उसे स्टोर कर रहे हैं। ये बड़ी वजह है, अंदर की वजह है जिस वजह से सोने में तेजी दिख रही है। और इसीलिए एचएसबीसी, गोल्डमैन एंड जेट का मानना है कि 2025 में सोने की कीमतें $3600-3700 से ऊपर, बल्कि कई जगह से $5000 पर आउंस पे जाने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही वार्ताओं के इतर सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र सभा के दौरान द्विपक्षीय चर्चा की। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव और दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले इस तनाव के बाद अब तक ये नहीं मिले थे, पहली मुलाकात थी, इसलिए कुछ उम्मीदें भी थीं। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्रों में प्रगति के लिए संवाद जारी रहेगा। ठीक है, सरकारी टाइप का बयान है। रूबियो ने भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। सर, क्या कुछ अब आप संभावना बनती दिख रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता सवाल कैसे क्या पूछा जाए, रोज तो नई खबर आ जाती है। आपको क्या लग रहा है अब इस बैठक के बाद, अब ये जो चर्चाएं हुई हैं, बातें हुई हैं, क्या कुछ संभावना बन रही है अब ट्रेड डील की? देखिए, ये बेहद औपचारिक है। यूएनजीए की बैठक होती है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, जो सहमत हैं, जो असहमत हैं, जिनके बीच में खींचतान है वो भी जाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक होती है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं गए, इस बार विदेश मंत्री गए। और जो भी प्रतिनिधि अमेरिका में जाते हैं वो अमेरिका के मेहमान होते हैं, इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ जिनको राष्ट्रपति मिलने का समय देते हैं, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हैं। तो इस वार्ता में बहुत ज़्यादा, इस मुलाकात में कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है। जैसा हम लोग ने कल भी कहा और हम लगातार बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के लिए, संधि के लिए बेहद मजबूत सहमतियां जरूरी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जहां जहां दक्षता है, विशेषज्ञता है और जहां जहां अमेरिका की बाजार पर निर्भरता है, उसका भरपूर लाभ उठाया जाए, उसे कमजोर किया जाए। तो ये डिजाइन अब भारतीय कूटनीति के सामने भी, भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी के सामने भी खुला हुआ है। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से प्रयास है, थोड़े बहुत उत्साह भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो उस तरीके की डील के उत्साह नहीं है
और हर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई बड़ा नीतिगत फैसला आ जाता। बयानों को आप अलग हटा दें, पॉस्चरिंग को अलग हटा दें, बड़ा नीतिगत फैसला आ जाता है। जैसे H1B वीज़ा को ले लीजिए। ऐसे के बाद भारत के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि राजनीतिक रूप से वो अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील कर पाए जिसमें उसे कुछ बड़ा यील्ड करना पड़े, बड़ा कुछ देना पड़े, और उसे कैसे राजनीतिक रूप से भारत में सरकार अपने आप उसे डिफेंड करेगी। तो वार्ताएं शुरू हुई हैं, दोनों तरफ से उत्साह उतना नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। देखना होगा जब मसौदा चर्चा के लिए आता है, और मसौदा तो वही है कि अमेरिका को भारतीय कृषि बाजार चाहिए, डेयरी बाजार चाहिए, जो शायद भारत अब इस स्थिति में हाल के अनुभवों के बाद तो खोलने को तैयार नहीं ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई और एनवीडिया ने एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। इसमें एनवीडिया ओपन एआई में लगभग $100 अरब का निवेश करेगी। इस साझेदारी से होगा क्या, कम से कम 10 गीगावाट की एआई डेटा सेंटर लगेंगे जो एनवीडिया सिस्टम से सुसज्जित होंगे। पहला गीगावाट सिस्टम जिसका नाम बेरा रूबिन प्लेटफॉर्म है, बेरा रूबिन प्लेटफॉर्म पर लगेगा। 2026 की दूसरी छमाही तक लग जाएगा। निवेश धीरे धीरे किया जाएगा, जैसे हर गीगावाट क्षमता पूरी होगी नया पैसा कंपनी की ओर से डाल दिया जाएगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि भाई एआई की नई खोज संभव हो सके और नया बढ़ावा मिल सके, क्षमताओं का और बेहतर उपयोग हो सके, दोहन हो सके। सर, क्या प्लान दिख रहा है एनवीडिया का? एआई और चिप बाजार की यह सबसे बड़ी खबर है, और पिछले 3-4 दिनों में जब हम तमाम तरीके की खबरें देख रहे थे, लगभग एक हफ्ते में 3 बड़े घटनाक्रम हुए जिन्होंने पूरी दुनिया के एआई सप्लाई चेन को एक तरह से उथल पुथल कर दिया है, मथ दिया है। एक फैसला था चीन की तरफ से एनवीडिया के चिप्स खरीदने का, जिस पर हमने विस्तार से बात की थी, और दूसरे 2 फैसले अमेरिका में हुए। एनवीडिया ने अचानक चिप बनाने के साथ अपने कारोबार का विस्तार किया। उसने इंटेल में, जो कि बीमार कंपनी है, चिप नहीं बना पा रही, हालांकि पुरानी चिप क्षमताएं मौजूद हैं, संकट में है, उसमें $5 बिलियन का निवेश किया, और ओपन एआई में $100 बिलियन का निवेश किया। और इसके साथ एनवीडिया एक तरह से पूरे चिप और एआई इकोसिस्टम की सबसे मजबूत कंपनी बन गई। और दोनों फैसले बाजार के लिए, चिप बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंटेल के फैसले के साथ इंटेल में चिप उत्पादन की क्षमताएं बढ़ेंगी, हिस्सेदारी 4% के आसपास हिस्सेदारी मिलेगी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी उसमें एनवीडिया को एक हिस्सेदारी मिल गई है। दूसरी तरफ ओपन एआई की डील के बाद, ये डील बड़ी दिलचस्प है, $100 बिलियन एनवीडिया देगी, उसके बदले ओपन एआई डेटा सेंटर बनाएगी, उस डेटा सेंटर को चलाने में एनवीडिया के चिप लगाए जाएंगे। यानी जो पैसा एनवीडिया से ओपन एआई को जाएगा वो वापस ओपन एआई के पास आ जाएगा। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच रिश्ते भी हाल में खराब हुए। दोनों ने अपने आप को अलग किया, और अब दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारोबार और एआई में आगे जा रही हैं। तो एनवीडिया चिप सप्लायर से अब सीधे सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा को मैनेज करने के कारोबार में भी आगे उतर कर आई है। और ये इसलिए किया है एनवीडिया ने क्योंकि एनवीडिया को चीन का मार्केट गंवाने का रिस्क दिखाई दे रहा है। तो ये घटनाक्रम काफी बड़ा है, बाजार के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। और ओपन एआई के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ओपन एआई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से पैसा भी ले चुकी थी, निवेश भी ले चुकी थी, वो अलग होकर अब एनवीडिया के साथ खड़ी हुई है। चलिए अगली खबर। फ्रांस ने अपने यहां वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव दिया है, जिसके जरिए देश के अमीरों से अतिरिक्त टैक्स लेने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का फ्रांस में विरोध शुरू हो गया है। यूरोप के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नोल्ट का कहना है कि फ्रांस में प्रस्तावित वेल्थ टैक्स अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। ये 2% लग्जरी टैक्स ऐसे लोगों पर लागू होगा जिनकी संपत्ति 100 मिलियन यूरो से अधिक है। अर्नोल्ट का कहना है कि यह प्रस्ताव फ्रांस की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की चाल है। टैक्स से उन्हें 1 बिलियन यूरो से ज़्यादा का नुकसान होगा। 1 बिलियन यूरो का नुकसान बड़ा नुकसान है, तो फिर निश्चित सी बात है कि इस पर विरोध होना लाजमी था। सर, क्या प्रस्ताव है ये, क्यों ज़रूरत पड़ रही है फ्रांस में वेल्थ टैक्स? फ्रांस के इतिहास में या यूरोप के इतिहास में इसको जैकमैन टैक्स कहा जा रहा है। एक इकोनॉमिस्ट हैं गैब्रिएल जैकमैन, जिन्होंने ये टैक्स का प्रस्ताव किया था कि अमेरिका की यूरोप के जो सुपर रिच हैं उन पर एक खास तौर का से टैक्स लगाया जाए। इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन फ्रांस की परिस्थिति इस समय थोड़ा जटिल है। फ्रांस में बजट घाटे बढ़े हुए हैं, सरकार पेंशन और वेतन नहीं बढ़ा पा रही है, उसे नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और इसलिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, संपत्ति के पुनर्वितरण की, दोबारा बांटने की मांग बढ़ी है। और उसके बाद सरकार की तरफ से ही ये 2% के टैक्स का प्रस्ताव आया है, जिस पर
फ्रांस की राजनीति या फ्रांस के उद्योग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ फ्रांस की सरकार है जिसे नए पैसे, नए फंड, नए रेवेन्यूज चाहिए, और दूसरी तरफ उद्योगपति हैं। ज़्यादा बड़ी बहस इस बात की क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ईयू के मेंबर होते हुए भी उसको बजट में टैक्स लगाने की स्वाधीनता है। लेकिन अगर ईयू के मेंबर होते हुए किसी ईयू मेंबर ने वेल्थ पर टैक्स लगा दिया, रिडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था शुरू की, तो ये मांग पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब जगह पेंशन रिफॉर्म्स की मांग चल रही है, वेतन बढ़ाने की मांग चल रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अगले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में यूरोप की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर फ्रांस की सरकार ने यह वेल्थ टैक्स लगाया तो बजट और रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन यूरोप के बाकी देशों में इसकी प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट, लेकिन चलते चलते एक बड़ी अहम जानकारी, एक बड़ी अहम सूचना और। देखिए, कल हमने और आपने इस शो में एक खबर डिस्कस की। खबर ये थी कि डिजिटल गोल्ड ने यूपीआई का हाथ पकड़कर नई ऊंचाई, नया बाजार खोल दिया है और बहुत तेजी से लोग डिजिटली सोना खरीद रहे हैं। ठीक है, आज हमने खबर देखी कि सोने की कीमतों में तेजी के कुछ भीतरी कारण भी हैं। अब जब इस तरीके की खबर है ना, तो 4-5 बड़े बुनियादी सवाल हमारे सामने होते हैं। पहले, व्यापारी के तौर पर ज्वेलर्स हेजिंग करें या ना करें। मार्केट में कई प्रोडक्ट लाए गए और ये कहा गया कि जब तेज उतार चढ़ाव आए तो ज्वेलर्स अपने मुनाफे के लिए, अपने बचाव के लिए, किसी बड़े अप्रत्याशित नुकसान के लिए हेजिंग कर सकते हैं। करें ना करें, करें तो कैसे करें। एमसीएक्स पर सोना ट्रेड कैसे किया जाए, क्या किया जाए नियम, कायदे, कानूनों के लिए, कि कैसे ज्वेलरी के बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं तो तमाम जो नए कानून हैं, चाहे वो हॉल मार्किंग से जुड़ा हो, चाहे वो अभी नया कानून गोल्ड की ज्वेलरी को लेकर आया उससे जुड़ा हो, जीएसटी से जुड़ा हो, कैसे रेगुलेटरी चैलेंजेस से निपटा जाए। क्योंकि बहुत आसानी से, सिंपल सी बात है, हम धंधा करने बैठे हैं, सब कुछ सही से चलता रहे, यही चाहते हैं। तो चाहे रेगुलेटरी चैलेंजेस हो, चाहे नियमों के चैलेंजेस हो, चाहे हेजिंग हो या ट्रेडिंग हो, अब आ जाइए दूसरे हाथ पे जो उपभोक्ता हैं, आपके और मेरे जैसे। वो क्या जानना समझना चाह रहे हैं कि भाई यूपीआई से डिजिटल गोल्ड तो खरीदा जा रहा है, चलो हम भी खरीदें, वो सुरक्षित है। और एक बड़ा सवाल जो कल मेरे घर में भी मुझसे पूछा गया, मेरी माता जी का कल शाम को फ़ोन आया कि ये सोना 1,20,000 15,000 जा रहा है, ये यहाँ टिकेगा या ये यहाँ से एकदम टूट जाएगा। हालांकि उनके सवाल में ये मंशा थी कि टूट जाए। होती ही है कि भाई ये बहुत तेज हो गया सोना, इतनी तेज क्यों होना है, सोना तो नीचे जाना चाहिए। तो क्या ये बबल है या ये तेजी टिकाऊ है? ये सारे सवाल, अब आप सोचिए कि आपको एक जगह इनका जवाब मिल जाए तो कैसा रहे। इन जवाबों के लिए 11 अक्टूबर के दिन होगा शनिवार का, 11 बजे से लगातार गोल्ड एंड ग्रोथ। देखिए क्या कुछ पता चलेगा, ज्वेलर्स कैसे करें हेजिंग, गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या ये बबल है, डिजिटल गोल्ड दरअसल सुरक्षित कितना है। और नीचे देखिए जो स्पीकर्स हैं, सुरेंद्र मेहता जी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडिया बुल्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के, संजय कुमार जी जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं बटुक भारत के, जो डिजिटल गोल्ड पर अपना व्यू रखेंगे, अजय केडिया जी जाना माना चेहरा हैं, डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के, वो हेजिंग के टूल बताएंगे, कैसे ज्वेलर्स अपना काम आसान कर सकते हैं एमसीएक्स के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए। और अंकित कपूर जी जो रिसर्च के मामले में, एमसीएक्स की कॉल देने के मामले में महारत हासिल है, वो आपको बताएंगे कि कैसे टेक्निकल का या फंडामेंटल का एक ऐसा पैटर्न बना लिया जाए, एक ऐसा सेट बना लिया जाए जो आपको आसानी से गोल्ड में ट्रेड करने के लिए सलाह दे सके। आपको ये पता हो कि मुझे रिसर्च कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कैसे मैं अपने ट्रेड्स को बेटर बनाऊं। आपको सोच के देखिए कि देश के सारे बड़े एनालिस्ट एक जगह मिलेंगे 11 अक्टूबर को 11 बजे से लगातार, और ये केवल अपनी बात नहीं कहेंगे, ये आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ, इसके बाद पैनल करेंगे, इसके बाद हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप वाकई इसमें रुचि रखते हैं, क्योंकि देखिए रुचि नहीं रखते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, सोने में आपका थोड़ा सा भी सरोकार है, आप चाहते हैं कि सोने से जुड़ी कोई गुत्थी, कोई उलझन, कोई बात ऐसी है जिसको आप सुलझाना चाहते हैं, बिना देरी के क्यूआर कोड आपके सामने था, स्कैन कर लीजिए,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर इसके बारे में जानिए, समझिए। एक मोबाइल नंबर है, फ़ोन करिए, आप समझिए कि क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन सवालों के जवाब मिलेंगे। जो मन में सवाल आए पूछ डालिए, लेकिन 11 अक्टूबर से पहले पहले ये तय कर दीजिए कि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर मिलूंगा मैं आपसे कल बोनस पॉइंट में, और इंतज़ार करूंगा कि क्या आप आ रहे हैं मेरे साथ, विपुल के साथ, इन लोगों से बात करने, समझने, समझाने। नमस्कार।